आज का एक और चैप्टर है वर्ब्स के ऊपर। दिस इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज एक्चुअली फ्रिक्वेंटली अपीयर इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। इनमें मैं उन वर्ब्स की चर्चा करूंगा दोस्तों जो फिलर्स में पूछी जाती है, राइट, जिनको हम लोग बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब। अब ये वर्ब कंफ्यूजिंग क्यों होती है, इस बात की भी हम लोग चर्चा करेंगे। रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, नाउन फॉर्म होता है इस फाउंड वर्ब का। ये किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ये जो सेकंड फॉर्म है ये किसी वर्ब का क्या है भैया, फर्स्ट फॉर्म है। तो जिन चीज़ों के ऊपर बैठ के आपको दिशा भी देना पड़े और कंट्रोल भी करना के लिए लगाते हैं हम लोग राइट, ठीक है। जो चीज़ पहले से उसको खोजना डिस्कवर, जो नहीं है और आपने बना दी दैट इज इन्वेंट। A very warm good evening to all of you. Once again, welcome you to my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. Recently हम लोगों ने दोस्तों नॉन फाइनाइट सेक्शन लगभग खत्म कर चुके हैं। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, ठीक है, जेरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है एंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, राइट। आज का एक और चैप्टर है वर्ब्स के ऊपर। दिस इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज एक्चुअली फ्रिक्वेंटली अपीयर इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। तो आपको इसको विशेष तौर पर और बड़े ध्यान से समझना है। इनमें मैं उन वर्ब्स की चर्चा करूँगा दोस्तों जो फिलर्स में पूछी जाती है, राइट, जिनको हम लोग बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब। अब ये वर्ब कंफ्यूजिंग क्यों होती है, इस बात की भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये वर्ब कंफ्यूजिंग होती है, राइट, ठीक है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा आज का टॉपिक भी है कंफ्यूजिंग वर्ब। तो देखो कंफ्यूजिंग वर्ब में सबसे पहली लिस्ट आपके सामने है। देखो 3 शब्द लिखे हैं दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करो। राइज, रेज एंड रेज। इसको क्या पढ़ोगे, राइज, रेज एंड रेज, राइट। राइज का मतलब हम सभी जानते हैं, बचपन से इस्तेमाल करते आते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट। ये सेंटेंस आपने अक्सर सुना होगा। ये जो राइज होता है RSE, इसका मतलब होता है उदित होना या बढ़ना, स्वयं से बढ़ना, बढ़ना या फिर उदित होना, राइट। ये 2 मीनिंग होते हैं इसके। इसका सेकंड फॉर्म की बात करें तो रोज और थर्ड फॉर्म हो जाता है रीजन। राइज, रोज, रीजन। अब ये कंफ्यूजिंग क्यों होती है, क्योंकि इसको आप क्या पढ़ते हो, रोज, इसको क्या पढ़ते हो आप, रोज, इसको रेज। तो कहीं ना कहीं साउंड जो रहता है लगभग अभी आगे बहुत ऐसी वर्ब्स हैं जिनका साउंड लगभग सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ तो थोड़ा डिस्टिंग्विश आप कर ही लोगे। तो राइज होता है उदित होना, और ये रेज का मतलब होता है दोस्तों उठाना। मैंने बोला अपनी आवाज़ उठाओ भैया, रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के विरुद्ध अपनी क्या करो, आवाज़ उठाओ। रेज योर वॉइस अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ अपनी क्या करो, आवाज़ उठाओ। तो रेज का मतलब होता है उठाना, रेज योर हैंड, हाथ उठाओ। तो ऐसा उठाना दैट इज रेज। इसका मतलब उठाना भी होता है, बढ़ाना भी होता है, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट रेज्ड द पेट्रोलियम प्राइसेस, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ा दिए और खुद से बढ़ रहे हैं, द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम आर राइजिंग, खुद से बढ़ रहे हैं तो राइजिंग, और कोई बढ़ा रहा है तो रेज, राइट। और एक और होता है आपका रेज, इसका मतलब होता है बर्बाद करना, राइट। क्या होता है भैया, बर्बाद करना। सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा रेज्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका रेज्ड। चलो ये तो होगी इसके हिंदी मीनिंग के बाद। अब मैंने 2 एक्सरसाइज यहाँ पर लिखी है, आप मुझे बताओ इन शब्दों में से इसमें क्या आना चाहिए। पेट्रोलियम प्राइसेस आर, ऑप्शन में है आपको राइजिंग, और फिर है आपका राइजिंग, और फिर है आपका रेजिंग। बचाओ विच वन इज अ करेक्ट। खुद से बढ़ रहे हैं ना, तो आप कौन सा लगाओगे, ये वाले फॉर्म का ING की जरूरत है। आर के बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब में ING लगाते हैं। तो दिस इज राइट वन, द पेट्रोलियम प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे, राइट। उसके बाद में बात करें, इसमें बताओ क्या आएगा, डैश योर वॉइस अगेंस्ट द टेररिज्म। अब देखो उठाना ये वाला, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रेज योर वॉइस अगेंस्ट द टेररिज्म। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी में फिर आपके पास 3 शब्द है दोस्तों। पहला है आपका फाइंड, दूसरा है आपका फाउंड, और थर्ड है आपका फाउंडर। फाइंड आपको पता होगा पहला वाला, दूसरा भी पता होगा फाउंड। ये फाइंड का मतलब होता है प्राप्त करना या खोजना। जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, प्राप्त करना या फिर खोजना, राइट। सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म हो जाता फाउंड। जैसे मैंने कहा आई फाउंड माई बुक, मैंने अपनी बुक प्राप्त की या मैंने अपनी बुक को प्राप्त किया या ढूंढा, राइट। सेकंड फॉर्म फाउंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाउंड। ये वाला फाउंड का मतलब होता है दोस्तों स्थापना करना। ये वाला फाउंड का मतलब क्या होता है, स्थापना करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाउंडेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंडेड। हु फाउंडेड डे इंग्लिश इंस्टीट्यूट,
किससे स्थापना की? यही फाउंडेड से आपका है फाउंडर। क्या बनता है? नाउन। फाउंडर आपका नाउन। किससे बनता है? वर्ब का नाउन फॉर्म क्या होता है? फाउंडर, संस्थापक, जो किसी संस्था किसी विशेष चीज का क्या करता है? स्थापना करता है। तो ये जो फाउंडर होता है, ये जो नाउन फॉर्म होता है इस फाउंड का, तो नाउन फॉर्म होता है इस फाउंड वर्ब का, ये किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। हाँ जी, ये जो फाउंडर आप देख रहे हो जिसका मतलब होता है स्थापना करने वाला, ये किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ये देखो फाउंडर, ये शायद कम बच्चों को पता होगा। इसका मतलब होता है असफल होना। क्या होता है भैया? असफल होना। सेकंड फॉर्म इसका जाएगा फाउंडर्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंडर्ड। जैसे ही फाउंडर्ड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में क्या हो गया? असफल हो गया, राइट। इफ यू विल स्टार्ट न्यू बिजनेस you have to just know its pros and cons, otherwise you will founder, right? क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे, राइट? हो गए भैया? फाउंडर। चलो मैंने 2 एक्सरसाइज लिखी, आप मुझे बताएं क्या आएगा। देखें, हु डेज द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? यहाँ पर स्थापना के लिए शब्द चाहिए, तो फाइंड तो होगा नहीं, ये फाउंड होगा। इसका सेकंड फॉर्म क्या है? फाउंडेड। तो आपको यहाँ पर किसकी ज़रूरत है भैया? हु फाउंडेड, ठीक है ना? हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड हु वॉज द फाउंडर ऑफ, ये भी आ सकता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा। तो इसमें फिर आप ये लगा, संस्थापक कौन है, किसने स्थापना की? तो ये। चलो दूसरा सेंटेंस, ही डेज इन द एग्जाम बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। क्या आएगा? फाउंडर। भैया वो असफल हो गया ना, तो आपको ये फॉर्म की जरूरत है। पास्ट की बात हो रही, ही डेज, क्योंकि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो पास्ट का है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी कहाँ आएगा? पास्ट में। ही फाउंडर्ड, क्या जाएगा भैया? ही फाउंडर्ड एग्जाम बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। समझ में आ गई ये वाली कैटेगरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें तो ऊपर वाली तो फेवरेट है, इसमें से एक आधी क्वेश्चन बन ही जाता है, अक्सर देखा जाता है, राइट। हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना। इसका सेकंड फॉर्म भैया ध्यान रखना, HANGD, और थर्ड फॉर्म भी क्या आ जाएगा? HANGD। जो लटकाना होता है ना फांसी पे, उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म उसमें ADD लगता है। लेकिन एक और होता है हैंग, इसका सेकंड मैंने किसी भी चीज को कहीं पर लटकाना, और हंग। देखो ये वाला जो होता है किसी भी चीज को कहीं पर लटकाना, जैसे मैंने ये निकाला कोट और इसको कहीं पर भी पैक खूटी वगैरह कहीं टांग दिया, कहीं पर भी निकाल के कहीं पर टांगना, लटकाना, दैट इज हैंग। सेकंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा हंग। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, फांसी पर लटकाना हैंग्ड, ठीक है। चलिए, तो आई डोंट नीड टू एक्चुअली राइट सम एक्सरसाइज अबाउट हैंग एंड हैंग। जैसे ऐसा बोल सकता हूँ, ही वॉज because he did crime. He days yesterday because he did crime. उससे क्या किया गया? क्योंकि उसने क्राइम किया। अब बताओ ये वाला आएगा। अब ऑप्शन में आपको ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। बात पास्ट की हो रही है, और यहाँ पर पैसिव वॉइस बना है, पैसिव वॉइस लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, तो ही वॉज हैंग्ड, उसे लटकाया गया, ठीक है, उसे फांसी पर लटकाया गया। पास्ट की बात हो रही। चलो ये देख लेते हैं। सी का मतलब होता है देखना, सब जानते हैं। सो का मतलब होता है बीज बोना। सो का मतलब क्या होता है? बीज को बोना। और ये सो का मतलब क्या होता है? ये सी का सेकंड फॉर्म भी होता है सो, देखा। ये देखो, ये जो सेकंड फॉर्म है ये किसी वर्ब का क्या है भैया? फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए कन्फ्यूजिंग होता है, कन्फ्यूजिंग वर्ब बोलते हैं, राइट। ये सी का सेकंड फॉर्म सॉ और थर्ड फॉर्म सीन। तो ये जो सेकंड फॉर्म है किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं सो, मतलब आरी से काटना। इसका मतलब क्या होता है? आरी से काटना, दैट इज एक्चुअली सो। सेकंड फॉर्म सॉफ्ट और थर्ड फॉर्म सॉफ्ट, राइट। इधर सो का मतलब होता है बीज बोना, इसका भी प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम जाते हैं, सॉफ्ट एंड सॉन। ये याद रखना, इसका थर्ड फॉर्म होता है सॉन और इसका सेकंड फॉर्म सॉफ्ट, राइट। समझ में आ गया भैया? 2 एक्सरसाइज है, करके देखो। इफ वी वांट टू डैश गुड सीड्स दिस ईयर, ट्रीज विल। अच्छा बताओ, पहले वाले में आएगा इफ वी वांट टू, अगर हम चाहते हैं क्या? बोना। इफ वी वांट टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इफ वी वांट टू सो गुड सीड्स, अगर हम अच्छे बीज बोना चाहते हैं, ठीक है ना,
दिस ईयर, हम अच्छे बीज इस साल बोना चाहते हैं। ट्रीज वर, बताओ इसमें क्या आएगा। ट्रीज वर, इसमें क्या आ सकता है। ट्रीज वर, पेड़ लगाए जाते हैं। ट्रीज वर मतलब बीज बोना होगा तो हटा, देखो यहाँ बीज बोने के लिए तो यहाँ तो होगा नहीं कि बीज बो रहे, पौधे बोए जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जो पौधे होते हैं उनको ज़मीन से उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर ये सेंस भी बन सकता है। तो यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो, ट्रीज वर सॉन, है ना, पौधे बोए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ट्रीज वर शॉन, ये भी सही है। यहाँ पर ये सॉन भी आ सकता है। क्यों, अगर हम लोग देख रहे हैं पौधे को लगाए जाते हैं, बीज को, लेकिन एक्चुअल में ये होता है बीज का बोना होता है। अब इनमें सी, ट्रीज वर सीन, पेड़ देखे जाते हैं, ट्रीज वर सॉफ्ड, पेड़ आरी से काटे जाते हैं। तो अगर ग्रामेटिकली चले तो मेरे ख्याल से देखो, सो जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, बीज को बोना होता है, और यहाँ पर पौधों को क्या किया जाता है वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। तो ग्रामेटिकली ये भी सही हो सकता है, पौधों को आरी से काटा जाता है, दैट इज ट्रीज वर सॉफ्ट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी फिर आपकी आती है भैया फिल और फिल, ठीक है ना। ये फिल का मतलब भरना सबको पता है, ये फिल का मतलब क्या होता है, भरना सबको पता है, और ये फील होता है महसूस करना। क्या होता है भैया, महसूस करना। सेकंड फॉर्म फिल्ड और थर्ड फॉर्म फिल्ड, महसूस करना फेल्ट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेल्ट, इसको काट दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है दोस्तों आपका वाइंड। क्या है, वाइंड, सेकंड फॉर्म वुंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा वुंड। वाइंड, सॉरी बाउंड, इसको बाउंड भी पढ़ सकते हो, लेकिन अमेरिकन ब्रिटिश के थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट और कुछ नहीं, इसको वुंड भी पढ़ लोगे आप, लेकिन इसको नाउन के तौर पे वुंड पढ़ोगे, नाउन के तौर पे वुंड, जैसे घाव होता है ना वुंड, दैट इज, लेकिन ये वाइंड होता है लपेटना, बांधना। बाउंड, बाउंड, बाइंड, बाउंड, बाउंड, इसको क्या पढ़ोगे, बाउंड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाउंड। मतलब ये आपने वाइंड सुना होगा, लपेटना, कॉपर वाइंडिंग होती है ना, जैसे पंखे में वो जो वायरिंग लपेटी हुई होती है उसको बोलते हैं वाइंडिंग होती है ना, तो उसी से है, उसी से रिलेट कर लो इस चीज़ को। बाइंड होता है बांधना है, लपेटना, फॉर्म बाउंड। इसका एक और शब्द होता है बाउंड, जिसका मतलब घाव भरना। ये बाउंड का मतलब क्या होता है भैया, घाव भरना। एक ये है और एक ये सेकंड फॉर्म किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है। इसका मतलब बाउंड मतलब घाव भरना, सेकंड फॉर्म बाउंडेड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाउंडेड, ठीक है ना। वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर मतलब सहन करना, वेयर मतलब क्या होता है, सहन करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा बोर और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बोर्न, ठीक है ना। अब यही वेयर का एक थर्ड फॉर्म के रूप में एक शब्द और होता है बॉर्न, इसी का ही डेरिवेटिव है, इसी से ही बना है बॉर्न। देखो ये वेयर का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉर्न, ठीक है ना। सहन करना, सहन किया और सहन कर चुका। और इसी का एक थर्ड फॉर्म और बनता है जो आजकल थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ नहीं होता है, सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। किस रूप में यूज़ होता है भैया, एडजेक्टिव के रूप में, जो अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन, मैं जन्मा हूँ, जिसका मतलब होता है जन्म लेना, या पर्टिकुलर जब भी हम बताते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर एरिया में जन्मा हूँ। जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1957, सी वॉज बॉर्न इन 1999, कब जन्मी है भैया, 1999। तो जन्म लेने के लिए हम लोग क्या लगा, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में, राइट। लेकिन आजकल ये एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ हो रहा है, दूसरे हम लोग जनरली दूसरी चीज़ में यूज़ ही नहीं कर रहे उसको, ठीक है। अगला है फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, उड़ना। सेकंड आएगा फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लॉन, ये याद रखना। अब ये जो फ्लाई होता है इसका मतलब होता है उड़ना, सेकंड फॉर्म फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म फ्लॉन। और एक और होता है फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना। नदी के बहने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, फ्लो का यूज़ करते हैं। जैसे द रिवर इज़ अ फ्लोइंग टुवर्ड्स द डाउन स्टेयर, नीचे की ओर बह रही है। द रिवर इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स डाउन, है ना, नीचे की ओर बह रही है। सेकंड फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फ्लॉप्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लॉप्ड। ये इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना। बच्चा क्या करता है, नदी के बहने के लिए फ्लोन लगा देता है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म फ्लोन नहीं होगा, वो होगा फ्लॉप्ड। क्या हो जाएगा भैया, फ्लॉप्ड। तो फ्लो, फ्लॉप्ड, फ्लॉप्ड, ठीक है। अगले और बढ़ते हैं, कुछ मैंने एक्सरसाइज भी लिखे हैं। एडवाइस एंड एडवाइस। अब यहाँ पर कुछ नाउन और वर्ब में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो शुरू के मैंने कुछ जो कंफ्यूजिंग वर्ब रखी है सेकंड थर्ड फॉर्म, इसका एक एक्चुअल एक अलग से वीडियो और डाला हुआ मैंने,
आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो कन्फ्यूजिंग वर्ब का। अब इसमें हम लोग उन शब्दों को भी कवर करेंगे जो कहीं कहीं नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। स्पेलिंग का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक होता है एडवाइज, एडवाइज, और एक होता है एडवाइस। ऊपर वाली वर्ब है भैया और नीचे वाला क्या है, नाउन है। तो ये वाला विशेष तौर पे ध्यान रखना। हाँ, इसका मतलब होता है सलाह देना और इसका मतलब होता है सलाह। जैसे ही एडवाइज्ड मी टू गो देयर, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या इसमें इसका इस्तेमाल सही है? गलत है ना भाई। सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब में क्या आता है ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एस ई होता है, यहाँ पर सी होता है। जो सी वाला होता है वो नाउन होता है, ऐसी वाली होती है वर्ब होती है। तो इसको काट के क्या करना पड़ेगा आपको, एडवाइज्ड। क्या करना पड़ेगा, एडवाइज्ड। बात समझ में आ रही? ओके। फिर इसी कैटेगरी के और शब्द आते हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जो वर्ब है वो ऐसी है और जो नाउन है वो सी है, ठीक है ना। ये नाउन यहाँ पर सी कर लो, गलती से लिखा गया। प्रैक्टिस TIC, ये प्रैक्टिस क्या है भैया आपका नाउन, और ये प्रैक्टिस क्या है भैया आपकी वर्ब। तो ऐसी वाला क्या हो जाएगा, वर्ब, और सी वाला क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने कहा डेस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बताओ यहाँ पर ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? यहाँ पर वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट का रोल कौन निभाता है, नाउन निभाता है। तो आपको यहाँ पर नाउन लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट अगेन यहाँ पर क्या आएगा, नाउन ही चाहिए ना। परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। बताओ क्या आएगा इसमें, प्रोफेसी। देखो ये जो है ना सी वाई नाउन होता है भैया, और एस वाई क्या होती है, वर्ब। सेम चीज़ रखना, PROPHE। देखो इतना तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, इतना। इसको याद करने का तरीका, ई तक कॉमन है। PROPHE यहाँ तक कॉमन है। बस जो सी वाई होता है वो नाउन होता है, और एस वाई जो होता है वो क्या होती है, वर्ब होती है। तो सेंटेंस का कंटेक्चुअली मीनिंग को समझ के जो वहाँ पर अगर वर्ब का रिक्वायरमेंट हो तो वर्ब लगाओ, नाउन की रिक्वायरमेंट हो तो नाउन लगाओ। अब देखो ये होता है भविष्यवाणी, और ये होता है भविष्य बताना या करना, ठीक है ना। यू कैन डेज अबाउट मी। अब देखो कैन आपकी मॉडल वर्ब है, और उसके बाद में हमको क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब क्या है, प्रोफेसी। यू कांट प्रोफेसी अबाउट मी, तुम मेरे बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन मैंने बोला योर डेज इज गुड। अब दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो नाउन के लिए आप लगाओ प्रोफेसी। मेरी बात क्लियर है? ओके। अगला शब्द आपका लाइसेंस, और आपका है ये हमारा लाइसेंस, राइट। लाइसेंस और दूसरा भी क्या है आपका लाइसेंस। बस फ़र्क ये है कि जो सी वाला होता है वो नाउन होता है, सी वाला जो होता है वो नाउन होता है, और ऐसी वाली होती है वो होता है वर्ब। तो ये लाइसेंस का मतलब तो पता है आपको, जो आपका गाड़ी का जो लाइसेंस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं लाइसेंस। डू यू हैव अ लाइसेंस। अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ कि डू यू हैव डैश, तो डू यू हैव डैश वो क्या पूछ रहा है, क्या आपके पास लाइसेंस है, इस पर्टिकुलर वाहन को चलाने का एक अधिकार है आपके पास। और ये वाला लाइसेंस, और इसका मतलब होता है लाइसेंस जारी करना, एक प्रकार से लाइसेंस बनाना या लाइसेंस जारी करना, दैट इज़ लाइसेंस, ठीक है ना। जैसे आई हैव अ लाइसेंस, ये हो गया, बट आई एम लाइसेंस्ड, मतलब मुझे लाइसेंस दिया गया है। आई वॉज लाइसेंस टू ड्राइव दिस कार, इस कार को चलाने का मुझे लाइसेंस दिया गया है। तो लाइसेंस मतलब एक प्रकार से प्रदान करना, प्राप्त करवाना, वो होता है लाइसेंस। बस ये याद रखना कि इसमें से एक वर्ब है, ये नाउन है और ये वर्ब है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, है ना। ये इफेक्ट है, ये वर्ब है, मतलब प्रभावित भी हो सकता है। प्रभाव क्या हो सकता है भैया, इसका मतलब मेरी राइटिंग ऐसी आती है जैसे बारिश में कीचड़ हो, तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो। प्रभावित करना है, प्रभाव डालना। दिस वीडियो अफेक्टेड मी, तो इस वीडियो ने मेरे ऊपर प्रभाव डाल दिया, ये वर्ब है। सेकंड फॉर्म क्या जाएगा, ईडी। थर्ड फॉर्म भी क्या जाएगा, ईडी। लेकिन ये इफेक्ट नाउन हो जाए, इसका मतलब होता है प्रभाव। अगर तुम ये टेबलेट लेगो, इफ़ यू टेक दिस टेबलेट इट हैज़ अ वेरी डेंजरस इफेक्ट ऑन योर बॉडी। तो प्रभाव, इफेक्ट, और इफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, प्रभावित करना है, प्रभाव डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको मिलती है एडॉप्ट, एडेप्ट और एडेप्ट। एडॉप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट
एडेप्ट और एडेप्ट थोड़े से प्रोनाउंसिएशन लगभग इन दोनों के तो सेम जाते हैं, एडॉप्ट लेकिन है हल्का सा अंतर है, एडॉप्ट एडॉप्ट एडेप्ट एडॉप्ट एडेप्ट एंड एडेप्ट, ठीक है ना। इसका मतलब होती है वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अपनाना, जैसे ही एडॉप्टेड मी, उसने मुझे अपनाया। और इसी का एक एडजेक्टिव क्या बनता है, एडॉप्टेड, गोद लिया हुआ। यू आर एडॉप्टेड सन, जैसे तुम गोद लिए हुए पुत्र है, राइट। इसी का एडजेक्टिव की तरह हम लोग यूज़ करते हैं जो क्वालिटी बताता है एक प्रकार से थर्ड फॉर्म। लेकिन एडॉप्ट मतलब अपनाना, सेकंड फॉर्म ईडी एडॉप्टेड एडॉप्टेड। जैसे आई एम एडॉप्टेड बाय हर, मैं उसके द्वारा अपनाया गया हूँ, राइट। एक प्रकार से गोद लेना होता है एडॉप्ट, राइट, अपनाना या गोद लेना। ये एडेप्ट क्या हो जाएगा, ढलना। ढलने का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी माहौल सिचुएशन के अनुसार जब आप उस माहौल में ढल जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, यू आर जस्ट गोइंग टू बी व्हाट, यू आर गोइंग टू बी अडेप्ट अकॉर्डिंग टू डेट एनवायरनमेंट। तुम उस माहौल के अनुसार ढल रहे हो। जैसे आई अडेप्टेड इन डेग इंस्टीट्यूट, मैं डेग इंस्टीट्यूट में क्या हुआ है, ढल गया हूँ। तो इसका सेकंड फॉर्म ईडी लगा के बनाना। ढलना मतलब किसी माहौल के अनुरूप ढल जाना, दैट इज एडेप्ट। और एडेप्ट का मतलब क्या होता है, ये नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। नाउन और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसको किसकी तरह यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कुशल, जैसे प्रोफिशिएंट होता है ना, एक्सपर्ट होता है, तो वैसे एडेप्ट भी क्या होता है, कुशल। जैसे आई एम एडेप्ट इन स्पीकिंग, यू आर एडेप्ट इन लर्निंग, तुम लर्निंग में क्या मतलब सीखने में क्या हो, कुशल हो। तो इस तरीके से याद रखना भैया, ठीक है। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना। वर्ब, ये भी वर्ब है, अपनाना, ढलना, समय सिचुएशन माहौल के अनुसार ढलना। एडेप्ट क्या हो जाएगा, निपुण या कुशल। अगला शब्द है आपका कंप्लेन। तो भैया ये याद रखना, कंप्लेन ये आपका नाउन होता है। एक मिनट रुक जा, गलत लिखा। ऊपर वाली वर्ब होती है भैया समथिंग विच इज वेंट रॉन्ग, ये आपकी वर्ब है कंप्लेन करना, और ये आपका नाउन है कंप्लेंट, ठीक है ना। नीचे वाला नाउन है, ऊपर वाली क्या है, वर्ब है। कंप्लेन मतलब शिकायत, यार गलत ही लिखा ना, ये हिंदी भी गलत है, ये ऐसा कर लो, ये हो गया और ये हो गया। कंप्लेन होता शिकायत करना, सेकंड फॉर्म ईडी कंप्लेंट। जैसे यू कंप्लेन मी, सॉरी यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तुमने मेरे विरुद्ध क्या की, शिकायत की। शी कंप्लेन टू द बॉस, उसने बॉस से कंप्लेन की, राइट। अगेंस्ट मी, मेरे विरुद्ध। फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए। तो कंप्लेन आपने देखो फिक्स्ड प्रपोजिशन में टू भी आता है, फ्रॉम भी आता है, सॉरी टू आता है, अगेंस्ट आता है, फॉर आता है कंप्लेन के साथ। तो ये वर्ब है भैया और ये नाउन है। योर कंप्लेन इज टेकन बाय दैट पर्सन, तुम्हारी कंप्लेन उस व्यक्ति के द्वारा ली जाती है। तो योर कंप्लेन, तो आपको नाउन चाहिए ना भैया। मैंने बोला योर डेज इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस केस, ठीक है ना। तुम्हारी शिकायत इस केस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बताओ ये वाला कंप्लेन की ये वाला, नीचे वाला आएगा, आपको नाउन चाहिए ना। तो सी डेज अगेंस्ट मी, इसमें तो वर्ब आएगी। सी पास्ट लगा तो कंप्लेन अगेंस्ट मी। चलिए अगले बढ़ते हैं, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज को मतलब डिसअप्रूव कर देना। जब आप किसी चीज़ को अनुमति नहीं देते हो, जैसे मुझे इसको पास करवाना है इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो किसी ने उसको डिसअप्रूव कर दिया मतलब मना कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूव्ड करना मतलब मना कर देना, स्ट्रिक्टली मना कर देना, स्ट्रिक्टली मना कर देना, दैट इज एक्चुअली डेप्रिकेट। स्ट्रिक्टली मना करना, राइट, रद्द कर देना, मना कर देना। और दूसरा है डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट होता है किसी चीज़ का मूल्य कम करना। डेप्रिसिएट क्या होता है, किसी चीज़ का मूल्य कम करना, ठीक है ना। यू डोंट नीड टू डेप्रिसिएट द वेजिटेबल्स प्राइस, तुम्हें वेजिटेबल के जो प्राइस है उसको कम, उसके मूल्य कम करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा बोल रहा हूँ मैं कॉमन तौर पे, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएट क्या हो जाएगा, मूल्य कम करना, ठीक है ना। इट वॉज डेप्रिसिएटेड, इसका मूल्य कम किया गया है। द वेजिटेबल वॉज डेप्रिसिएटेड, वेजिटेबल का मूल्य कम किया गया है, राइट। तो किसी चीज़ का मूल्य कम कर देना, दैट इज डेप्रिसिएट। और डेप्रिकेट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मना कर देना, स्ट्रिक्टली मना करना। अगला है आपका प्रेस्क्राइब।
प्रेस्क्राइब आपकी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सलाह देना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर विल प्रेस्क्राइब यू व्हेन टू टेक दिस टेबलेट, हाउ टू टेक दिस टेबलेट, है ना। तो वो प्रेस्क्राइब देते हैं, वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं आपको, ठीक है ना, मतलब सलाह लिख के देते कब कब क्या क्या करना है। तो वो प्रेस्क्राइब भी आपको पता हो, ये प्रेस्क्राइब वर्ब है। और ये है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है मना करना, बहिष्कार कर देना, किसी चीज़ को मना कर देना। क्या कर देना, बहिष्कार करना या फिर मना कर देना, प्रोस्क्राइब, दैट इज प्रोस्क्राइब। और ये प्रेस्क्राइब क्या होता है। चलो अगला शब्द है दोस्तों आपका बहुत ही खूबसूरत, दैट इज एनवेलप। एनवेलप और एनवेलप, तो ये जो आप देख रहे हो, ये देखो फिर गलत हो गया यार, ये आपकी वर्ब है, ये आपका नाउन है। तो जहाँ पी ई पे खत्म हो रहा वो आपका नाउन है, जहाँ पी ई पे खत्म हो रहा वो आपका नाउन है, और जहाँ पी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जहाँ ई पे खत्म हो रहा है ये वाला आपका नाउन है सिंपल, और ये वाली आपकी वर्ब है। तो नीचे वाला होता है लिफाफा, क्या होता है भैया, लिफाफा। ऊपर वाली आपकी, इसका मतलब होता है ढकना, किसी चीज़ को ढक देना, है ना। जैसे इन्वेलप में आप किसी शादी में जाते हो तो आप पैसे उसमें डाल के क्या करते हो, एक बार उसको कवर कर देते हो, तो ढकना। तो भैया याद रखना, जहाँ पी पे ख़त्म हो रहा है वो क्या है, आपकी वर्ब है, और जहाँ ई पे ख़त्म हो रहा है वो आपका क्या है, नाउन है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, स्पेलिंग विशेष तौर पे ध्यान रखना, अदरवाइज यू विल गेट लॉस इन द एग्ज़ाम, राइट। अगली वर्ब है आपकी लॉस। देखो LOS ये आपकी वर्ब है, LOOS लूज ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। LOOS लूज क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, और एक हो जाएगा लॉस, ये नाउन है ना, इसका मतलब होता है खोना है या नुकसान होना, ठीक है ना। तो ये आपकी वर्ब है लॉस। सेकंड फॉर्म क्या जाएगा, लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉस्ट। आई लॉस्ट माई बैग, मैंने अपना बैग खो दिया। सी डेज द मैच, अब बताओ क्या आ जाएगा, मैच को ढीला कर दिया, खो दिया, है क्या आएगा इसमें, तो ये है ना हार गए, इसका मतलब हारना भी होता है, हारना। सी लॉस्ट द मैच, भाई मैच हार गई, ठीक है ना। ऑल्दो दिस शर्ट इज वेरी डैश येट आई फील गुड इन दिस शर्ट, बताओ हालांकि शर्ट बहुत ही क्या है, डैश है, येट फिर भी आई फील गुड इन दिस शर्ट, बताओ इस शर्ट क्या है, या खोना है, नहीं है, तो आपको चाहिए लूज। हालांकि ये शर्ट बहुत लूज है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। और ये लॉस का मतलब होता है बेटा नाउन है, ये खोना या फिर नुकसान होना, ठीक है ना, लॉस। और ये होता है लॉस, लॉस और लॉस, खोना, ये हो जाएगा लॉस, क्या हो जाएगा, खोना या फिर नुकसान, ये नाउन की तरह यूज होता है, इस फॉर्म में ये ऐसा समझ लो। शब्द आपका प्रे और प्रे, PRAY क्या हो जाएगा, प्रार्थना करना। ये वाला तो आपने अक्सर सुना हुआ, यहीं से आपकी बनती है प्रेयर, यही बनती है ना प्रेयर, ER जोड़ से, प्रार्थना करने वाला, भक्ति करने वाला, दैट इज प्रेयर। नीचे वाला PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार, ये वर्ब भी होती है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा शिकार, और वर्ब के तौर पे होगा शिकार करना। आई विल प्रे यू, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, ठीक है ना। नोबडी कैन प्रे मी, कोई मेरा शिकार नहीं कर सकता। माई प्रे इज देयर, देखो नाउन, माई प्रे इज देयर, बताओ इसमें क्या आएगा, माई डेज इज देयर। दोनों में फ़र्क क्या है ये समझ लो। देखो माई प्रे इज़ देयर एंड आई एम रेडी टू प्रे, मेरा शिकार वहाँ है और मैं शिकार करने के लिए तैयार हूँ, राइट। तो बस यहाँ पर नाउन हो गया और यहाँ पर क्या हो गई भैया, वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया। समझ आ गया भैया प्रे वाला। अगली वर्ब है आपकी सेवर, सीवियर, ये क्या पढ़ेंगे इसको, सुअर। इसके प्रोनाउंसिएशन भी यार डिक्शनरी में चेक करोगे सुअर है, SEWR, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम बोलते हैं सीवियर। सीवियर लाइन, वो जो लाइन होती है जिसमें पाइप बिछाते ना, वो यही वाला है सीवियर लाइन। इसका मतलब होता है नाला। तो पहले समझ लेते हैं, सेवर का मतलब होता है काट, काट करना, अलग करना, काट के अलग करना सेवर। जैसे शरीर के अंग काट के कैसे अलग करते हैं, तो द बॉडी वॉज सेवर्ड, मतलब बॉडी के अंग को काट को अलग किया गया। ये आपकी वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म ED, सेवर्ड, और सेवर्ड थर्ड फॉर्म ED लग के और थर्ड फॉर्म बन जाएगा, राइट। ये वर्ब आपकी। एक होता है सीवियर, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है गंभीर। क्या मतलब होता है भैया, गंभीर। और एक होता है सुअर, जिसका मतलब होता है नाला। ठीक है भैया, इनको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बार बार आंखों के सामने निकालते जाओगे हो जाएगा। स्पेलिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखना, SEVER, और इसमें E लगा दिया तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और R पे खत्म कर दिया तो वर्ब। और ये तो अलग ही SEWER।
अगला है डिज़र्ट और हो जाएगा डिज़र्ट। डेजर्ट और डिज़र्ट, डेजर्ट और डिज़र्ट। ये डेजर्ट जो होता है ना, ये नाउन की तरफ इस्तेमाल हो जाता है, वर्ब की तरफ इस्तेमाल हो जाता है। अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो क्या हो जाएगा भैया, रेगिस्तान। वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है छोड़ देना है, त्याग देना, ठीक है ना। और इसी से एडजेक्टिव डेजर्टेड, दिस इज डेजर्टेड लैंड। कैसी लैंड है, एकदम सुनसान, जिसको छोड़ देते हो, कई दिनों से कोई चीज़ को छोड़ दिया गया है तो वो क्या हो गई, एक प्रकार से डेजर्टेड हो गई ना, मतलब एकदम अकेली, शांत, ठीक है ना, अकेला। तो डेजर्टेड लैंड का मतलब एक ऐसी ज़मीन जहाँ कोई भी गया नहीं हो, त्यागी ज़मीन, छोड़ी गई ज़मीन, है ना, शांत प्लेस, तो उसको बोलते हैं डेजर्टेड। इसी का एडजेक्टिव बनता है। तो ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो क्या जाएगा, त्याग देना, छोड़ देना। और नाउन की तरह इस्तेमाल करोगे, रेगिस्तान। और एक और होता है DESSERT, डिज़र्ट। ये डिज़र्ट का मतलब होता है स्वीट, मिठाई। जैसे आफ्टर्स होती ना, आफ्टर्स क्या होती है, आफ्टर तो बाद में होता है, जैसे एस में उसमें एस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आफ्टर्स। मतलब खाना खाने के बाद जो आप मिठाई खाते हो उसको बोलते हैं डिज़र्ट, राइट। सेकंड, ये तो नाउन की तरह इस्तेमाल होगी, मिठाई होगी तो नाउन होगा डिज़र्ट, ठीक है। वी हैड सम डिज़र्ट आफ्टर ईटिंग फूड, हमने कुछ ली, हमने कुछ खाई, मिठाई खाई कि रेगिस्तान खाया आपने, आपने भैया मिठाई खाई, क्या खाई, मिठाई। तो DESERT ये वाला डेजर्ट आएगा, ठीक है। व्हाट इज द टाइम, इज इट नाउ, चलो और देख लेते कुछ। हियर और दूसरा है लिसन। देखो हियर का मतलब होता है सुनाई देना, मतलब होता है सुनना, ध्यान से सुनना। हियर मतलब अब अभी यहाँ बाहर कोई आवाज़ आ रही हो और वो आप अगर उसको सुन पा रहे हो, दैट इज़ यू आर हियरिंग। वॉट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू हियर दैट पर्टिकुलर साउंड। तुम उसे सुनने की कोशिश करो, कोई भी आवाज़, ये हियर होता है। लेकिन ध्यान से सुनना किसी चीज़ को, जहाँ पर अपना दिमाग के ज्ञान चक्षु का यूज़ करना पड़े और दिमाग में बैठाना पड़े, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना हो, तो एक प्रकार से वो होता है लिसन। कभी भी नहीं बोलूँगा मैं हियर टू मी, हम बोलूँगा लिसन टू मी। मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से सुन भाई, तो बोलते हैं लिसन टू मी। हियर टू मी नहीं होता। हियर तो कोई भी आवाज़ आ रही, बाहर कुछ आवाज़ आ रही, पत्तों की आवाज़ आ रही जंगल में, तो ऐसा कोई साउंड जो प्रॉपर आपको सुनाई ना दे और उसको सुनने के लिए हल्का फुल्का, दैट इज़ हियर। और ध्यान से सुनना, राइट। ये चलो आगे देख लेते हैं। सी, लुक, वॉच, स्टेयर, गेज, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। इनका मतलब होता है थॉटफुल मैनर में मग्न होकर देखना, ठीक है ना। सी का मतलब भी देखना होता है कोई चलचित्र को देखना। अब देखो इनको अलग अलग तरीके से यूज़ हो जाता है। ये जो सी होता है, कोई भी चलचित्र देखना, स्क्रीन वाली चीज़ों को देखना, सी हो जाता है, राइट। लुक का मतलब भी होता है ध्यान, किसी का ध्यान कहीं पर आकर्षित करना हो, भैया लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, लुक एट देयर, वहाँ देखो। जब किसी का ध्यान कहीं पर पर्टिकुलर जगह पर केंद्रित करना हो और तो हम लोग लुक का इस्तेमाल कर देते हैं। वॉच का मतलब क्या होता है, सतर्क रहना भी होता है, देखना तो होता है। देखो ये जो वॉच होता है ज़्यादातर टीवी वाले सेंस में ज़्यादा चलता है, इस वाली चीज़ों को देखने के लिए ज़्यादा चलते हैं। सी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सी तो जनरली किसी भी चीज़ को देखना जाता है। आंखें खोली, जो भी चीज़ दिखाई दे रही, आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, आई कैन सी द कर्टेन, मैं पर्दे को देख सकता हूँ। लेकिन टीवी वाली, स्क्रीन वाली जितनी चीज़ें होती है उसके लिए क्या लगाते हैं, वॉच का इस्तेमाल करते हैं। स्टेयर का मतलब तो पता है, स्टेयर का मतलब घूरना। और गेज का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार से कर देखना, गेजिंग करना, किसी चीज़ को गेज करना, देखना। मतलब सभी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है। अगला है भैया पीप। पीप का मतलब होता है ताकना या झांकना। पीप, डोंट पीप ओवर हियर, ये वर्ब है, ताकना या फिर झांकना। ग्लेयर का मतलब भी क्या होता है, ग्लेयर होता है गुस्से से देखना। ग्लेयर क्या हो जाएगा, इसका मतलब घूरना होता है भैया, लेकिन ग्लेयर क्या होगा, गुस्से से देखना होता है। ग्लेयर क्या हो जाएगा, गुस्से से देखना हो जाएगा, ठीक है। इन सभी का कहीं ना कहीं मीनिंग होता है एक थॉटफुल मैनर, मग्न होकर देखना, किसी चीज़ को देखना ही होता है। लेकिन सबका मैंने अलग अलग बता दिया किन किन कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। सी, कोई भी चीज़ देखो। लुक, ध्यान बटाने के लिए। वॉच, चलचित्र वाली चीज़ों को ज़्यादा देखने के लिए लगाते हैं। स्टेयर मतलब घूरना, और गेज का मतलब भी होता है एक प्रकार से देखना, ठीक है ना। पीप का मतलब होता है ताकना या झाँकना, ये देखना तो होता है, लेकिन ये आप देखते हो ताकना झाँकना क्या है, बस कुछ जानने के लिए हम यही तो करते हैं, कोई चीज़ को जानने के लिए हम ताकते या झाँकते हैं, तो दैट इज़ पीप।
और ग्लेयर का मतलब क्या होता है, गुस्से से देखना, वाई आर यू ग्लेयरिंग एट मी, मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो। और ग्लांस का मतलब क्या होता है, एक झलक देखना। एक ग्लांस और ग्लिम्स दोनों एक ही कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा सकते हैं, एक झलक देखना, ग्लांस और ग्लिम्स। व्हाट अ ग्लिम्स, क्या झलक है, व्हाट अ ग्लांस, लुक एट द बोर्ड, लेट्स हैव अ ग्लांस, ग्लांस एट द बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर नज़र डालो, एक झलक देखना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी है लाइट। लाइट में आपकी लाइट LIGHT, तो मैंने स्पेलिंग ये दोनों सेम रखी है स्पेलिंग। ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है, ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो जब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो ये प्रकाश होता है। अनकाउंटेबल होता है, गिन नहीं सकते हो आप। तो जो लाइट होता है उसको बोलते हैं हम लोग, प्रकाश को बोलते हैं लाइट। लेकिन इसी को हम लोग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है जलाना। सेकंड फॉर्म लिट और लेट। जैसे उसने बत्ती जलाई, ही लिट द कैंडल, ही लिट द कैंडल, मैंने बत्ती नहीं जलाई, आई डिड नॉट लाइट द कैंडल। तो लाइट वर्ब भी होती है आपकी। और एक लाइट का मतलब क्या होता है, LIGHT हल्का, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इट इज़ लाइट, ये तो हल्का है यार, इट इज़ नॉट लाइट, ये हल्का नहीं है। तो ये लाइट को एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। देखो स्पेलिंग सेम ही है, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि वहाँ पर प्रकाश की ज़रूरत है, जलाने की ज़रूरत है या हल्के की ज़रूरत है। सिंक का मतलब होता है डूबना, कोई भी भारी चीज़ डूबना, कोई भी वस्तु डूबना। जैसे जहाज के डूबने के लिए हम लोग सिंक यूज़ करते हैं, सिंग संग सेकंड फॉर्म हो जाता है ना। सिंग, सैंक और संक, ये थर्ड और सेकंड फॉर्म है। सेकंड SANK और थर्ड फॉर्म SUNK, सिंग, सैंक और संक। डूबना, कोई भारी चीज़, कोई वस्तु चीज़, कोई भारी वस्तु को डूबने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंक। इंसान के डूबने के लिए भी आप सिंक लगा सकते हो, आजकल तो चल रहा मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है ना। और एक होता है ड्रोन। ड्रोन का मतलब होता है डूबना। ड्रोन का मतलब भी क्या होता है, डूबना या डुबोना। तो ये इंसान जनरली देखा जाता है, तो ये ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग इंसानों के लिए लगा देते हैं और सिंक का इस्तेमाल वस्तुओं के लिए लगा देते हैं। लेकिन आजकल सिंक का इस्तेमाल भी इंसानों के लिए किया जा सकता है ना। लेकिन बस आप एग्जाम पॉइंटर से ध्यान रखो, ये सिर्फ वस्तुओं के लिए और ये सिर्फ इंसानों के लिए, ड्रोन, ठीक है ना। ड्रोन ED लगा दो, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रोन। कैच का मतलब होता है कोई चीज़ तेजी से आ रही है, मोशन में है और उसको आपने पकड़ ली, तो मोशन में आती हुई चीज़ को पकड़ना, दैट इज कैच। सेकंड फॉर्म का जाएगा कॉट और कॉट, पकड़ना। होल्ड का मतलब होता है पकड़े रखना, स्टेबल थिंग, पकड़े रखना। जैसे होल्ड द फोन को पकड़ो, होल्ड द मोबाइल को पकड़ो। तो किसी चीज़ को पकड़े रखना, दैट इज हो जाता है होल्ड, ठीक है। अगला देखो, ये हो गया हमारा। देखो राइड का मतलब होता है चलाना भैया, और ड्राइव का मतलब भी होता है चलाना। टू व्हीलर के लिए हम लोग लगाते हैं राइड और फोर व्हीलर के लिए लगाते हैं हम लोग लगाते हैं ड्राइव। लेकिन देखो, अगर दो पहिए वाहन के लिए हम लोग राइड लगाते हैं और फोर पहिए वाहन के लिए हम लोग ड्राइव लगाते हैं, तो घोड़ा तो चार पहिया वाहन ही एक प्रकार से। तो हॉर्स राइडिंग क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉर्स राइडिंग क्यों बोला जाता है, भाई घोड़े के चार पैर होते हैं, तो उसको तो हॉर्स ड्राइविंग होना चाहिए। देखो अंतर ये नहीं है, अंतर इसको समझो ऐसा, ठीक है। माना फोर व्हीलर के लिए हम लोग ड्राइव लगाते हैं और टू व्हीलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, राइड लगाते हैं। लेकिन इनके बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है, उसको समझो। जिन चीज़ों के ऊपर बैठकर हमको क्या करना पड़ता रहता है, सिर्फ दिशा देना रहता है। क्या देना पड़ता है, दिशा देना रहता है। जिन चीज़ों के ऊपर बैठ पे, जिन वाहनों के ऊपर बैठ के सिर्फ हमको दिशा देना रहता है, कंट्रोल नहीं करना पड़े। क्या नहीं करना पड़े, कंट्रोल नहीं करना पड़े, बस आपको क्या करना है, दिशा देना है। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ड्राइव। लेकिन जिन वाहनों के ऊपर बैठकर आपको एक तो दिशा भी देना है और कंट्रोल भी करना है, दिशा भी और कंट्रोल भी करना है, उसके लिए हम लोग लगाते हैं राइड। तो घोड़े पे बैठ के आप उसको कंट्रोल भी तो करते हो भाई, दिशा भी तो देते हो। किसी बैठ जाता है वो, कई बार वो सीखे हुए घोड़े अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश है भाई, समझना पड़ेगा। तो जिन चीज़ों के ऊपर बैठ के आपको दिशा भी देना पड़े और कंट्रोल भी करना पड़े, के लिए लगाते हैं हम लोग राइड, ठीक है। वेदर का मतलब मौसम, और वेदर का मतलब या तो या, वेदर और, सुना होगा आपने कंजंक्शन। आई डोंट केयर वेदर यू कम और नॉट, मुझे परवाह नहीं तुम आओ या ना आओ। और ये वेदर होता है मौसम, द वेदर इज़ वेरी गुड। चलो अगला है आपका इन्वेंट और डिस्कवर। चलो इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। आविष्कार मतलब कोई चीज़ ऐसी जो दुनिया में नहीं है और आपने उसको बना दिया, तो वो होता है इन्वेंट। लेकिन दुनिया में पहले से ही है और आपने सिर्फ उसको दुनिया के सामने लेके आ गए, भैया ऐसी भी कोई चीज़ होती है, तो वो होता है आपका डिस्कवर, मतलब खोजना। जो चीज़ पहले से उसको खोजना डिस्कवर, जो नहीं है और आपने बना दी दैट इज इन्वेंट।
कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका को क्या किया, डिस्कवर किया कि बनाया, भाई डिस्कवर किया, डिस्कवर किया ना, डिस्कवर्ड, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका ऑन अक्टूबर 12 1942, 1942 में क्या किया, डिस्कवर किया। भाई ऐसा भी कोई देश होता है अमेरिका जैसा। और हु डैश इन्वेंटेड टेलीस्कोप, हु, अब यहाँ पर आपको टेलीस्कोप किसी ने क्या किया, टेलीस्कोप को बनाया है, गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप। तो हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, गैलीलियो। चलो भैया है एश्योर, एंश्योर और इंश्योर, एश्योर, एंश्योर और इंश्योर, एश्योर, एंश्योर और इंश्योर। एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, ये वर्ब है आपकी। एश्योर मी, मुझे भरोसा दिलाओ, दैट यू विल कम, कि तुम आओगे, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, आई एश्योर यू, ठीक है ना। एंश्योर, पक्का कर ले यार कि तू आएगा, एंश्योर दैट यू विल कम, पक्का कर ले। देखो ये दोनों वर्ब, इसका मतलब होता है भरोसा दिलाना, इसका मतलब होता है पक्का करना, और इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना, और इसी से बनता है इंश्योरेंस। क्या बनता है, इंश्योरेंस, बीमा करना, राइट। तो ये वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है बीमा करना, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस के लिए जा रहा हूँ। तो यू हैव टू इंश्योर मी, तुम्हें मेरा क्या करने की ज़रूरत है, बीमा करने की ज़रूरत है। याद रखें स्पेलिंग, एश्योर, एंश्योर और इंश्योर। जैसे ही डेस मी दैट ही वुड कम, तो उसने मुझे क्या किया, भरोसा दिलाया, पक्का किया, उसने मुझे भरोसा दिलाया। ही एश्योर्ड मी, उसने मुझे भरोसा दिलाया, ही एश्योर्ड मी दैट ही वुड कम, कि वह आएगा। अगला देख लेते हैं, फिर से हम देखते हैं कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ब्स। अभी तक आपने देख चुके हैं, लगभग मैं काफ़ी कवर करा चुका हूं, और जो बचे कुछ ही इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो बची कुछ जो वर्ब्स हैं जो कंफ्यूज करती है उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये रही लिस्ट आपके सामने अगले शब्दों की, राइट। अगला शब्द है दोस्तों आपका हॉर्ड, HOARD। हॉर्ड का मतलब ये वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को गलत तरीके से जमा करना, ठीक है ना। सम पीपल हॉर्डेड थिंग्स, पुलिस कलेक्टेड दोज हॉर्डेड थिंग। पुलिस ने वो जो गलत तरीके से जमा की हुई चीज़ें उनको क्या किया, जब्त किया, कॉन्फिस्केट किया। तो लोगों ने उसको क्या कर लिया था, हॉर्ड कर लिया था, मतलब गलत तरीके से जमा करना, गैर कानूनी तरीके से जमा करना, दैट इज़ HOARD वर्ब है। और एक और होता है होर्ड, HORD, इसका मतलब होता है अकाउंटेबल नाउन होता है। इट इज़ कॉल्ड ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, होर्ड, HORD। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम जाते हैं, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी सी अलग दोस्तों। इस एक्सरसाइज में क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ऑब्वियसली ये आना चाहिए। भाई साहब ने कैंडल क्या कर रहा था, होर्ड कर रहा था, ताकि जब पावर कट हो जाए तो उसको क्या की जा सके, जलाई जा सके, ठीक है ना। होर्डिंग मतलब गलत तरीके से जमा करना। अब भैया कैंडल कोई किस मतलब गलत तरीके से कैसे जमा करेगा, लेकिन बोलचाल में हम लोग बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर सेंस तो वही जम रहा है, आई वॉज हॉर्ड कैंडल्स। अब ये तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए आपका, हॉर्ड ही आना चाहिए यहाँ पर। पास्ट कंटिन्यू, आई वॉज हॉर्डिंग कैंडल्स इन केस ऑफ पावर कट, ठीक है ना। अगला शब्द आपका प्रोसीड, और दूसरा है प्रेसीड। प्रोसीड और प्रेसीड। अब देखो यहाँ पर प्रोसीड का मतलब क्या होता है, प्रोसीड आपकी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। यू शुड प्रोसीड इन बिजनेस लाइन, यू शुड प्रोसीड इन टीचिंग लाइन, तुम्हें टीचिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, राइट। कॉमन तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और होता है प्रीसीड। प्रीसीड का मतलब होता है किसी से पहले आना, कोई चीज़ या कोई व्यक्ति किसी से पहले आना, किसी से पहले आना को बोलते हैं हम लोग प्रेसीड। क्या बोलते हैं, प्रेसीड। पोजीशन के मामले में किसी से पहले आना, जैसे हम लोग ऐसे लाइन में पंक्ति में खड़ते हैं तो किसी से पहले आना। इन केस ऑफ आप क्या यूज़ करोगे, प्रेसीड, ठीक है ना। प्रोसीड आगे बढ़ना, और प्रेसीड क्या होता है, पहले आना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और कुछ शब्द रहे, ये देखते हैं। चलिए बताएं, डिफ्यूज़ और डिफ्यूज़, लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफ्यूज़ और डिफ्यूज़। ये डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, फैलाना, स्प्रेड, स्प्रेड। अब ये जो डिफ्यूज़ होता है इसका मतलब होता है फैलाना, लेकिन बहुत ही वाइड रेंज में। वाइड रेंज में जब किसी चीज़ का फैलाना होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज़, ठीक है ना। और ये डिफ्यूज़ क्या होता है, मान लो कि आप डिफ्यूज़ कर देते हो, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और वहाँ पर पानी गिरा हुआ है और उससे खतरा है, तो आप क्या कर देते हो, डिफ्यूज़ कर देते हो, मतलब जो प्रॉब्लम होने वाली है उसको ख़त्म कर देना। तो दैट इज़ डिफ्यूज़, मतलब होता है ख़त्म करना, खतरा ख़त्म करना या कम करना या शांत करना। यू कैन नॉट डिफ्यूज़ हीज़ एंगर, तुम उसके एंगर को ख़त्म नहीं कर सकते हो,
right? Electricity has gone and there is a water, you have to diffuse it, otherwise many people will be killed in that particular area, right? तो ये डिफ्यूज़ का मतलब होता है खतरा कम करना, शांत करना, राइट? और ये डिफ्यूज़ क्या होता है ना, काफ़ी बड़े स्तर पर किसी चीज़ का क्या करना, फैलाना। सीज और सीज ये अक्सर आपने बोलचाल में सुने होंगे, CEASE, सीज फायर बोलते हैं ना, पुलिस ने सीज फायर कर दी मतलब बंद हो जाना, मतलब कोई सीज फायर हो जाना मतलब बंद हो जाना, कोई युद्ध चल रहा है उसको सीज फायर कर दिया मतलब वो बंद हो गया। तो ये सीज का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना या बंद करना, एक प्रकार से सीज। और ये सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना। SEIZE, सीज, इसका मतलब होता है जब्त करना। जैसे पुलिस सीज्ड हिज मोबाइल, पुलिस ने उसको मोबाइल क्या कर लिया, जब्त कर लिया। टीचर सीज्ड हिज बुक, टीचर ने उसकी बुक को क्या कर ली भैया, सीज कर ली। तो सीज करना एक प्रकार से जब्त करना। पुलिस सीज्ड ड्रग्स, पुलिस सीज्ड ड्रग्स, पुलिस ने क्या जब्त किया, ड्रग्स जब्त किया। अब बताओ इसमें से क्या आएगा, इसमें क्या आएगा इन दोनों में से। सी जम्प्ड अप एंड डेज हिज आर्म, ठीक है ना, सी जम्प्ड अप, वो कूदा, और एंड डेज हिज आर्म, और उसने आर्म को क्या कर लिया, बंद कर लिया, तो वो सीज कर लिया उसने, राइट? ही जम्प्ड अप, वो कूदा और उसने अपने आर्म को क्या कर दिया, सीज कर लिया। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा सीज, एंड सीज हिज आर्म, राइट? आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ वर्ब्स हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। भैया ये वाला PLE ये आपके सिद्धांत होते हैं, और PAL ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली योर स्कूल प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, जिसको आप लेटर लिखते हो ना, टू द प्रिंसिपल। तो स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, PLE प्रिंसिपल और PAL प्रिंसिपल, राइट? तो यहाँ पर समझाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। सिद्धांत मतलब कोई विचार, कोई सिद्धांत, जैसे यू शुड लीव बाय योर प्रिंसिपल, तुम्हें अपने प्रिंसिपल के सहारे जीना है, मतलब सिद्धांतों के सहारे जीना है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लीव देयर प्रिंसिपल, बहुत सारे लोग अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, राइट? तो ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, और ये प्रिंसिपल तो आपको पता है। वी शुड लीव ऑन और प्रिंसिपल नॉट अदर्स, हमें अपने सिद्धांतों पर जीना है। बट अब यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, गलती बस इतनी है, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं है, कुछ ज़रूरत भी नहीं है, बस ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, आपको ये वाला प्रिंसिपल करना भैया। सही तो लगा है, मैं समझा ये वाला लगा है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है, सेंटेंस ही मैंने करेक्ट लिखा। आई थॉट डेट आई रोट रॉन्ग सेंटेंसेस, सही है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। वी शुड लीव ऑन अ प्रिंसिपल नोट अदर, हमें अपने खुद के सिद्धांतों पर रहना चाहिए, किसी दूसरे के सिद्धांतों पर नहीं। अगला है काउंसिल, COUNCIL, ये काउंसिल, और फिर ये है आपका ये वाला काउंसिल, राइट? तो बताएं ये वाला काउंसिल का मतलब क्या होता है, नीचे वाले का मतलब क्या होता है? तो ये वाला काउंसिल का मतलब होता है समिति। समिति मतलब एक ग्रुप बना देते हैं ना, काउंसिल की मीटिंग है आज हमारे, जैसे कोई कॉलोनी है और वहाँ पे जो लोगों का ग्रुप बन जाता है, वो काउंसिल बोला जा सकता है उसको। ये परिषद कहीं भी हो सकते हैं। ये परिषद क्या हो जाएगा, समिति मतलब ग्रुप, किसी भी पर्टिकुलर एरिया, कहीं कॉलोनी हो गया, कोई जगह हो गई, कोई जैसे आप कैबिनेट में देखते हो वो परिषद ही होता है, काउंसिल ही होता है। स्कूल में जो टीचर होगी क्या होती है, काउंसिल होती है ना? तो काउंसिल मतलब परिषद, ग्रुप ऑफ पीपल वी कैन से, लाइक। और एक होता है काउंसिल, ये वर्ब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। वर्ब की तरह क्या होता है, परामर्श देना, और नाउन की तरह सलाह। जैसे भैया आज काउंसलिंग लूँगा मैं, आई विल टेक काउंसलिंग, इसी से बनता है नाउन काउंसलिंग। ये काउंसलिंग LLING, ये काउंसलिंग हम लोग दैनिक बोलचाल की भाषा में अक्सर सुना होगा, ठीक है ना? आई एम गोइंग फॉर काउंसलिंग, मैं काउंसलिंग के लिए जा रहा हूँ, मतलब सलाह। मुझे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोर्स जिसके बारे में मुझे जानना है, उसकी मुझे क्या चाहिए, सलाह चाहिए। तो ये अक्सर आपने सुना होगा। तो ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो जाते हैं, और ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो जाते हैं। आगे देखते हैं, कुछ और शब्द देख लेते हैं। ओके, अगले शब्द भैया ये रहे आपके पास, हमने बताया इसमें क्या आएगा। फेयर तो पता है आपको, मेला, FAIR, फेयर। ये दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। एक फेयर होता है मेला, दूसरा होता है एडजेक्टिव। एक फेयर क्या होता है, मेला, दूसरा क्या होता है भैया, एडजेक्टिव। FAIR, फेयर मतलब मेला, आई एम गोइंग टू फेयर, मैं मेले में जा रहा हूँ। ओके, यू आर वेरी फेयर, तुम बहुत गोरे हो यार, यू आर वेरी फेयर, तुम बहुत ही गोरे हो। तो वो फेयर
यही होता है, राइट। स्पेलिंग सेम होती है, बस इसके दो मतलब होते हैं, बट फ़र्क इतना है कि जब आप मेला बोलो तो ये नाउन होगा, और जब किसी को अच्छा बोलो, क्वालिटी बोलो, तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। स्पेलिंग सेम है। और एक होता है फेयर, FARE। ये फेयर का मतलब किराया, सब जानते हैं। हाउ मच फेयर डिड यू पे फॉर दैट, तुमने उसके लिए कितना किराया पे किया, राइट। तो ये फेयर, आई होप आपको पता होगा, राइट। भाई स्पेलिंग देख लेना। बर्थ नाउन होता है जिसका मतलब होता है जन्म, और एक बर्थ होता है दोस्तों सीट, VERTH। कौन सी बर्थ मिली तुम्हें, ट्रेन में कौन सी बर्थ मिली, कौन सी सीट मिली, ऊपर वाली बर्थ है, नीचे वाली बर्थ। हम लोग कई बार अक्सर ट्रेन में सुनते हैं, तो ये वाला जो बर्थ होता है वो सीट के लिए इस्तेमाल होता है, नाउन। और ये वाला बर्थ होता है, ये ऑलरेडी नाउन होता है, जिसका मतलब होता है जन्म। ही टुक बर्थ, उसने जन्म लिया। चलो आगे देख लेते हैं। क्लोथ और आउटफिट्स, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो, ये जो क्लॉथ होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये कपड़ा होता है, ठीक है ना। ये जो क्लॉथ, इसको पढ़ते हैं क्या, क्लॉथ। ये होता है क्लॉथ। क्लॉथ नॉर्मल कपड़ा होता है, राइट। ये वाला जो क्लॉथ होता है वो नॉर्मल कपड़ा होता है, जैसे जो सिले हुए कपड़े नहीं होते। और क्लॉथ्स होता है सिले हुए कपड़े। ये क्लॉथ्स क्या हो जाएगा, सिले हुए कपड़े। और ये कौन सा हो जाएगा, जैसे दुकान पे आप लेने जाते हो वो क्लॉथ। ये क्लॉथ और एक क्लॉथ्स। और एक होता है आउटफिट्स, तो ये होती है पोशाक। तो मान लो कोई बंदा अगर कपड़े सिला के पहन लेता है और बॉडी पे कपड़े हैं, फिर आप बोल सकते हो यू आर लुकिंग गुड इन दिस क्लॉथ। गलत, आपको बोलना पड़ेगा यू आर लुकिंग वेरी गुड इन दिस आउटफिट्स। तो जब कोई कपड़ा सिला के आप जब तैयार हो जाते हो, जब आप पहन लेते हो, जब आप वेल एंड ड्रेस्ड होते हो, तो उसको आउटफिट बोलते हो, उसको क्लॉथ नहीं बोलते। तो दैनिक बोलचाल का आप ज़रा ध्यान रखें। आप चाहो तो बोल सकते हो, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर बेटर इंग्लिश यू कैन यूज़ दिस वर्ड। क्लॉथ नॉर्मल कपड़ा होगा, ये सिले हुए कपड़े हो जाएंगे, और ये पोशाक, ठीक है। पोशाक मतलब पहने हुए कपड़े, जो भी आपने पहने, राइट। क्विट, क्विट छोड़ देना। आई क्विट वरिंग अबाउट डेट, मैंने उस बारे में चिंता करना छोड़ दिया। तो ये भैया वर्ब होती है छोड़ देना, क्विट, है ना। आई क्विट हिम, आई क्विट दैट जॉब, मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। क्वाइट एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब शांत, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत हो जाओ भैया, कीप क्वाइट एडजेक्टिव। और ये होता है क्वाइट। इनका दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम जाता है। ये क्वाइट होता है एडजेक्टिव शांत, और ये क्वाइट होता है एडवर्ब, है ना। क्वाइट, यू आर क्वाइट हैंडसम, ये एक प्रकार से ये एडवर्ब डिग्री को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है भैया, ये आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। यू आर क्वाइट ब्यूटीफुल, तुम काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी हद तक। किसी डिग्री की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। मतलब किसी के बारे में अगर आप बता रहे हो कि वह सुंदर है, वो काफ़ी सुंदर है, तो उसकी सुंदरता की डिग्री को बढ़ाने के लिए हम लोग ये क्वाइट, वेरी, है ना, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ओनली ये डिग्री को बढ़ाता है, तो इसका मतलब होता है काफ़ी हद तक। इट इज़ क्वाइट गुड, ये काफ़ी हद तक अच्छा है। दिस वीडियो इज़ क्वाइट गुड, ये वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा है, राइट। तो ये एडवर्ब की तरह यूज़ होता है। अगला भी है पेट्रोल। पेट्रोल आपने अक्सर सुना होगा, क्राइम पेट्रोल। तो पेट्रोल की स्पेलिंग देखो, PETROL, पेट्रोल, PETROL। पेट्रोल का मतलब होता है ईंधन, ये जो आप गाड़ी में डलवाते हो। और PATROL, ये तो आपको पता है, निगरानी, ये वर्ब भी होती है। पेट्रोल का मतलब क्या होता है, निगरानी रखना। पुलिस आर पेट्रोलिंग, राइट। अब अ पुलिस ऑफिसर इज़ पेट्रोलिंग, एक पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, निगरानी रख रहा है। तो पेट्रोल ये वाला वर्ब होता है, और ये वाला नाउन होता है। आगे बढ़ते हैं। लेटर, पत्र, लेटर, लेटर, लेटर। देखो तीनों के स्पेलिंग अलग अलग है। LETTER बचपन से लिखते आ रहे, पत्र, ठीक है ना। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका LATER। लेटर का मतलब होता है बाद में, है ना, ये होता है बाद में। आई विल कम लेटर, इन टर्म ऑफ टाइम। टाइम में जब आप बाद में बोलते हो ना, जैसे आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई विल मीट यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। तो वो बाद वाले के लिए क्या लगाओगे, LATER। और LATTER लेटर, ये होता है बाद वाला। ये क्या होता है भैया, बाद वाला। कैसे, जैसे आपके पास दो चीज़ें, जैसे एक फिल्म के दो हिस्से होते हैं, इंटरवल से पहला वाला पार्ट, इंटरवल से बाद वाला पार्ट। तो आपने देख लिया 1 घंटे का, फिर आपका इंटरवल आ गया, इंटरमिशन आ गया, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ। तो जब आप मूवी देख के निकले तो आप बोल सकते हो द लेटर पार्ट वॉज वेरी गुड। मतलब फिल्म का जो दूसरा हिस्सा था, 2 में से दूसरा वाला। कोई 2 पेन एक से लिखा फिर दूसरे से लिखा, तो फिर आप बोलो दूसरा वाला अच्छा है, द लेटर इज़ गुड। तो 2 में से दूसरा वाला इज कॉल्ड लेटर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले शब्द है हमारे दोस्तों, बहुत ही एग्जाम का फेवरेट है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ये जो बस इतना फ़र्क है याद रखना, COMPLE, COMPL, L तक कॉमन रहेगा दोनों में,
एल तक दोनों में कॉमन है, बस एक में आई है और एक में ई है। तो जो आई वाला है वो का मतलब होता है तारीफ़ या प्रशंसा। जैसे थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, तुम्हारी प्रशंसा के लिए, मतलब जो तुम प्रशंसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, तुम्हारे जो तुमने मेरी प्रशंसा की उसके लिए धन्यवाद, राइट। यू डिज़र्व फॉर कॉम्प्लीमेंट, तुम डिज़र्व करते हो, तुम योग्य हो, प्रशंसा के योग्य हो, ये नाउन। एक कॉम्प्लीमेंट होता पूरक। पूरक का मतलब होता पूरा करने वाला, पूरक का मतलब होता कंप्लीट करने वाला, पूरक का मतलब होता पूरी मीनिंग देने वाला। तो ऐसा हिंदी कुछ भी हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो किसी चीज़ को पूरा करे, जो किसी चीज़ को क्या करे, पूरा करे। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपने देखा होगा, मैंने बोला का ही इज़, क्या बोला मैंने, ही इज़। तो ही इज़ क्या है, पूरा सेंटेंस तो ही नहीं, तो मुझे ही का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और मैंने बोला ही इज़ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर ही का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करे, कंप्लीट करे, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लो, ही इज़ डॉक्टर, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, समझ आ गया। तो बेटा ये डॉक्टर क्या है, ही का कॉम्प्लीमेंट है। अगर डॉक्टर के अलावा और कुछ आएगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा, है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट वही होगा जो जिसके बारे में बात हो रही है। ये डॉक्टर किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में। ही क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर ही क्या है, ही, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं, एक और है ये टर्म, इसको बताएं, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। ये जो ऑल टुगेदर है, यहाँ पर जो स्पेस है ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है सभी साथ में। वी वेंट टू पिकनिक ऑल टुगेदर, हम पिकनिक में गए सभी साथ में। वी एट फूड ऑल टुगेदर, हम सभी ने खाना एक साथ में खाया, राइट। वी कैम हियर ऑल टुगेदर, हम सभी यहाँ साथ में आए। वी ऑल स्पोक वन अनदर ऑल टुगेदर, हम एक दूसरे से हम लोगों ने बात की एक साथ। तो ऑल टुगेदर मतलब सभी एक साथ। लेकिन एक और होता है, एक एल कम कर दो, दोनों को मिक्स कर दो, ऑल टुगेदर, इसका मतलब कुल मिलाकर। ऑल टुगेदर ही विल नॉट कम टुडे, कुल मिलाकर वह नहीं आएगा, मतलब कुल मिलाकर टोटल, कुल मिलाकर मतलब टोटल। टोटल बताना हो तो क्या लगाओगे, द ऑल टुगेदर द एक्चुअल प्राइस ऑफ दिस थिंग इज़ 50,000 रुपीज़। कुल मिलाकर इसका प्राइस कितना है, 50,000 रुपये। तो कुल मिलाकर दैट इज़ ऑल टुगेदर, और ये हो जाएगा ऑल टुगेदर मतलब सभी एक साथ। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, यू कैन टेक अ टाइम। ओके, सो देर आर सम वर्ड्स। पहला है कॉप्स, अगला है कॉप्स। लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसमें आर थोड़ा सा साइलेंट चला जाता है। कॉप्स, कॉप्स, कॉप्स एंड कॉप्स, है ना। ये वाला जो COPS होता है, ये पुलिस को बोलते हैं कॉप। द कॉप इज़ कमिंग, कॉप आ रही है, द कॉप इज़ गोइंग, कॉप जा रही है, राइट। तो ये पुलिस को बोलते हैं हम लोग, राइट। द कॉप आर कमिंग, पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, राइट, पुलिस आ रही है। तो इसका मतलब होता है भैया पुलिस। और जो RPS होता है ना, इसका मतलब होता है सेना की टुकड़ी। तो सेना की टुकड़ी के लिए क्या लगाएंगे, CORPS, कॉप्स। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है। और CORPSE, देखो एक लास्ट टाइम क्या जुड़ गया, ई। एक एक शब्द जुड़ता जा रहा है, इधर आर, इधर कुछ नहीं, इधर आर जुड़ गया, फिर इधर क्या जुड़ गया, ई। तो कॉप्स क्या होता है, साव, मतलब मर्द शरीर को ही क्या बोलते हैं, कॉप्स। द कॉप्सेस हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो डेड बॉडी जो साव है उनको चुराया गया है, कहाँ सर, कहाँ से चुराया गया, हॉस्पिटल से चुराया गया। तो इसका मतलब हो गया भैया साव होता है शाव, और ये कॉप्स सेना की टुकड़ी, और कॉप्स मतलब पुलिस। इधर देख लेते हैं, नोबल। देखो नोबल दो तरीके से रोल निभाता है, ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है। नाउन की तरह इसका मतलब हो जाएगा भैया नया। सुना ना, नोबल, दिस इज़ नोबल, ये नया है। दिस इज़ नोबल, ये नया है, ये नाउन की तरह, ठीक है ना। और आपने ऐसा सुना होगा, सॉरी एक मिनट, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, ये नाउन की तरह नया नहीं होगा दोस्तों, इट्स सॉरी फॉर दैट। ये नोबल जो है ना, नया मतलब नाउन की तरह इस्तेमाल होगा उपन्यास। किस रूप में इस्तेमाल होगा, उपन्यास। देखो नाउन की बात करें, नाउन की तरह होगा तो भैया ये उपन्यास होगा, और एडजेक्टिव की तरह होगा तो ये नया होगा, है ना। अगले शब्द क्या भैया, नोबल। नोबल में पहला शब्द है नोबेल। नोबेल का मतलब क्या होता है, नया और उपन्यास। तो जब आप इसको नाउन की तरह यूज़ करो तो इसका मतलब क्या होता है, उपन्यास। दिस इज़ अ नोवेल ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का नोवेल है, ऐसा बोल सकते हो। एडजेक्टिव मतलब नया,
नोबेल कोरोना वायरस, एक नया कोरोना वायरस सुना होगा आपने, ठीक है ना। अब ये नोबेल, नोबेल और नोबल, नीचे वाला ये नोबेल और ये नोबल, ये जो नोबेल होता है दोस्तों, इसका मतलब ये विनम्र महान श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए लगाते हैं ना, ही इज़ अ नोबल पर्सन, कुलीन, राजकीय, बादशाही, है ना, जो महान व्यक्ति हो तो उसको बोलते हैं ही इज़ अ नोबल पर्सन, बहुत महान व्यक्ति है यार, कुलीन व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके लिए लगाते हैं नोबल। एक और होता है नोबेल, नोबल, नोबेल, ये भी इनके प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम जाते हैं, नोबेल बस बेल और नोबल, नोबेल। इसका मतलब होता है दोस्तों नेक, ही इज़ अ नोबल पर्सन, ही इज़ अ नोबल पर्सन, वह नेक आदमी है। तो ये दोनों को याद रखना, ये महान कुलीन बोल सकते हो और ये नोबल का मतलब होता है नेक, ही इज़ अ नोबल पर्सन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कास्ट, अगला है भैया वर्ब कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्ट आपकी वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है वोट डालना। कास्ट के कई मतलब होते हैं दोस्तों, दैनिक बोलचाल में हम लोग नज़र डालने के लिए बोलते हैं, है ना, डोंट कास्ट एन आई ऑन मी, मुझे नज़र मत लगाओ। कास्ट एन आई, कास्ट का मतलब डालना भी होता है, वोट डालने के लिए भी यूज़ करते हैं। आई हैव कास्ट माई वोट, मैंने अपना वोट डाल दिया। एक इसका मतलब नज़र डालना भी होता है और किसी को फिल्म में साइन करना भी होता है। देखो कई मतलब होते हैं कास्ट के, उसको फिल्म में, मेरी मूवी में कास्ट किया गया, इज़ अ कास्ट इन माई मूवी, उसे मेरी फिल्म में क्या किया गया भैया? कास्ट किया गया। तो ये जो कास्ट होते हैं इनके तीनों फॉर्म सेम जाते हैं, कास्ट कास्ट कास्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब वोट डालना भी होता है, नज़र डालना भी होता है, किसी को फिल्म में साइन करना भी होता है, कास्ट, ठीक है ना। तो वोट डालने के लिए वर्ब की तरह, नज़र डालने के लिए वर्ब की तरह, किसी को साइन करने, तीनों ही वर्ब की तरह यूज़ हो जाता है, राइट। अगला है कास्ट, बस इसमें ई जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा जाति, सबको पता, बचपन से सुनते आए, ठीक है ना। आई डो नॉट वॉन्ट टू कास्ट माई वोट, मैं अपना वोट नहीं डालना चाहता हूँ। स्पेलिंग गलत है, आपको यहाँ पर चाहिए कौन सा कास्ट? ये वाला कास्ट चाहिए। अगला है भैया रॉट, क्या जगह? राउट, इसको रॉट पढ़ते हैं कि राउट पढ़ते हैं? राउट, राउट, रोड भी नहीं, राउट। राउट का मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब बुरी तरह से पराजित करना। ही वॉज राउटेड, उसे बुरी तरीके से पराजित किया गया। पैसिव वॉइस बनाया मैंने, ही वॉज, तो ये वाला राउटेड। एक और ये यहाँ पर ये नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ROUT, रूट, ये रूट का मतलब आपको पता, रास्ता। विच रूट इज़ एक्चुअली परफेक्ट, विच रूट इज़ सुटेबल फॉर यू टू गो टू इंदौर, कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही होगा इंदौर जाने के लिए? तो ये रूट आप समझ में आ रहा, रास्ता। अगला है भैया, ये तो होगा सीज हमारा जब्त करना, रोकना, यू कैन नॉट सीज। रिफ्यूज़ हो गया, रिफ्यूज़, हाँ। अगला शब्द है आपका रिफ्यूज़, होता मना करना, या ये वर्ब है इनकार करना। ही रिफ्यूज्ड मी टू गो, ही रिफ्यूज्ड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहाँ जाने से रोक दिया। तो रिफ्यूज़ तो पता है आपको वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मना करना। रिबट और रिफ्यूट दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रूफ के साथ खंडन करना। मतलब जब आप किसी चीज़ को खंडन करते हो, किसी चीज़ का विरोध करते हो, किसी चीज़ को अस्वीकार करते हो प्रूफ के साथ, उसको बोलते हैं रिबट। ही रिबट दिस थिंग है, दिस थिंग वॉज रिबट, यह चीज़ को क्या किया गया? रिबट किया गया। तो रिबट होता है किसी चीज़ को प्रूफ के साथ क्या करना? उसका विरोध करना, दैट इज़ रिबट। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। इसके लिए रिफ्यूट भी लगा सकते हो, रिबट लगा सकते हो, राइट। अगला शब्द है आपका वंडर। वंडर होता भटकना, वंडर होता भटकना। ये WANDER, इसका मतलब होता भटकना, ये भी वर्ब है। और WONDR, ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता आश्चर्य करना। यू वंडर्ड मी, आई वॉज वंडर्ड बाय यू, मैं तुम्हारे द्वारा या तुमसे मैं क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गया। तो ये वंडर होता आश्चर्यचकित होना, और ये क्या होता? भटकना। वाई आर यू वंडरिंग ओवर देयर, वंडरिंग। और एक होता है वंडर, जिसका मतलब होता अजूबा, है ना। व्हाट अ वंडर इज दिस, 7 वंडर्स, व्हाट आर द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, एंड विच आर द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, वो कौन से 7 अजूबे हैं देश में? तो ये वंडर क्या हो जाएगा भैया? अजूबा, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना भैया। रेन, REIN, रेन नाउन भी होता है, वर्ब भी होती है। रेन का मतलब होता है लगाम, ठीक है ना, नाउन की तरह लगाम, और वर्ब की तरह होता है लगाम लगाना। यू कैन नॉट रैन हिम, तुम उसे लगाम नहीं लगा सकते हो, राइट। इट इज़ नॉट ईजी टू रैन हिम, इट इज़ नॉट ईजी टू रैन द डॉग, ठीक है ना। तो रेन एक प्रकार से वो लगाम लगाने होता है, बस किसी को अंकुश लगाना, एक प्रकार से रेन होता है ना, अंकुश लगाना, रोक देना, रेन। REIGN, रेन, इसका मतलब होता शासन, है ना। इट वॉज अ रेन ऑफ अकबर, यह अकबर का क्या था? शासन। इट वॉज अ रेन ऑफ महाराणा प्रताप,
ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से ये हो जाएगा भैया शासन, REIGN। और एक होता है रेन, ये तो बचपन से पता है, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, नाउन की तरह बारिश और वर्ब की तरह बारिश होना। चलो अगला शब्द देख लेते हैं, सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है, ये वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। यदि आप इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है नियंत्रण। मतलब नाउन भी हो सकता है, ये वर्ब की तरह ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की तरह जब नाउन मतलब नियंत्रण, इट इज़ इन कंट्रोल जैसे बोलते हैं ना, इट इज़ इन सेंसर, तो ये वर्ब की तरह हो जाएगा अलग करना। अलग करना, अलग करने से मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज़ें जो पर्टिनेंट नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उन चीज़ों को अलग कर देना। जैसे कई बार कोई फिल्म बनती है तो वो सेंसर बोर्ड से पास होती है, यहीं से होती है, सेंसर बोर्ड से पास होती है। तो सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, अभद्र चीज़ें। जैसे बॉर्डलराइज शब्द सुना आपने, बॉर्डलराइज शब्द का भी मतलब होता है अलग करना चीज़ों को। जैसे कोई फिल्म बनी, उसमें ऐसे सीन जो परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो उसको सेंसर बोर्ड क्या कर देता, सेंसर कर देता, अलग कर देता है। तो दैट इज़ अलग करना, सेंसर। और एक होता है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। यू कैन नॉट सेंस्योर हिम, तुम उसकी निंदा नहीं कर सकते हो। तो बस याद रखना, CANSOR, निंदा मतलब अलग करना, कोई भी अभद्र चीज़ों को अलग करना, ठीक है ना। और ये सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। चलो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टू द कन्फ्यूजन बॉक्स, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक ले टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरीवन।